Hello students, welcome to Success Square Academy. I am Nandini, your business studies teacher. So कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे मिले हैं किसके लिए? बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, बीएसटी के पूरे सिलेबस में। तो हम ये चाहते हैं कि बीएसटी का पूरा सिलेबस आपका बोर्ड तक कंप्लीट हो जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि अब बोर्ड्स आने वाले हैं, है ना, सबके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा बोर्ड्स का। तो अब बोर्ड्स आने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एक ही चीज करनी है, क्या? प्रिपरेशन, वो भी बहुत अच्छी, ताकि हमारे बोर्ड्स बहुत अच्छे नंबर से क्रैक हो जाए। क्लियर? तो आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम क्लास 12 का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारा ये मेरा सिर्फ इतना सा मोटिव है कि आप लोग का सिलेबस बोर्ड तक एक बारी मैं सारा रिवाइज करा दूं आराम से, और एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट जो है वो भी सारे कवर करवा दूं। तो आप भी मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और हम लाइन वाइज चैप्टर करते रहेंगे। हम एक सीरीज बनाएंगे जिसमें बीएसटी के सारे चैप्टर्स हम प्रॉपर रिवाइज करवाएंगे, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, तो आपको बस कितना सा काम करना है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, सारे वीडियोस में वेट करना है आगे के वीडियोस के लिए। और अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, क्या? कमेंट सेक्शन में आगे कमेंट करना है और मैं आपको उसी टाइम आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। इसी तरीके से अगर हम चलेंगे तो हमारे पूरे चांसेस है कि हम बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले टॉपिक पे, पहले चैप्टर के, दैट इज योर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बच्चों, मैनेजमेंट से हम क्या समझते हैं? मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब समझ ही सकते हैं। आज अगर बात करें, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारी मदर का एग्जांपल लेते हैं। हमारी मदर पूरा घर मैनेज करके चलती है। कैसे? कि सुबह का हमारा क्या क्या काम है, शाम का हमारा क्या काम है, दिन का हमारा क्या काम है। आज अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एज अ टीचर मैं भी मैनेज करके चलती हूँ। कैसे? कि मेरी कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास कितने बजे है। तो ऐसे ही आप सब भी हर चीज को मैनेज करते होंगे। जैसे आपने स्कूल जाना है, आपने ट्यूशन जाना है ना, और आपने सेल्फ स्टडी करनी है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो आज हमें उसी चीज के बारे में पढ़ना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है जिससे कि हम चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब आप बोलोगे मैम ये हाईलाइट क्यों है, ब्लैक वर्ड्स हमारे हाईलाइट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब हमने अभी अलग से समझा, तो हमने इसके बारे में हमने अच्छे से भी पढ़ना है। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हमारे दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो दिखने में तो सेम है, बिल्कुल, है ना, प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम है, पर लेकिन इसका अपना अलग अलग मतलब है और बिजनेस के अंदर इसका अपना अलग मतलब है ना। तो अभी तो हम पहले ये समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या है बच्चों। मैनेजमेंट एक आर्ट है चीजों को करने का, ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यहां तक आपको समझ में आई होगी बात। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अवर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब फीचर्स क्या है? हर चीज की कुछ खासियत होती है, कुछ नुकसान, कुछ फायदे, है ना। तो अब मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? आपने समझ लिया मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले, एम्स एट अचीविंग गोल्स, मतलब मैनेजमेंट क्या करता है? अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। क्या? दैट इज अवर गोल्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आज अगर आप 12th क्लास में हैं और आपके बोर्ड के पेपर है, तो आप 8 घंटे कम से कम पढ़ रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, है ना, स्कूल जा रहे होंगे, ट्यूशन जा रहे होंगे और अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, बहुत सारा कुछ चल रहा है ना। तो वो किसके लिए कर रहे हो आप? ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। अब स्कोर क्या है? आपका गोल है, तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है? आपकी मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है कि आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर सको। तो ये क्या है? एम्स एट अचीविंग गोल्स। नेक्स्ट हमारा है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे कि फिर से बैक टू मम्मी वाला एग्जांपल, क्योंकि ये सब बच्चे कनेक्ट कर सकते हैं बहुत आराम से। तो सबसे पहली बात, हमारी जो मदर्स है वो ऐसा तो नहीं बोलती कि 2 दिन कर लिया मैनेजमेंट, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। हमारी जो मदर्स हैं उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती, है ना। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा चल जाएगा हमारे घर की, अगर हमारी मम्मा कहें कि 2 दिन मैंने मैनेज कर लिया, तीसरे दिन मैं नहीं कर रही, तो वो नहीं चल पाएगा ना।
तो इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट को आप बीच में नहीं छोड़ सकते। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअसली हमें परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छा रिजल्ट अचीव कर सके। हमारे फादर भी ऐसे नहीं बोल सकते 2 दिन में शॉप पे चला गया और मैं 2 दिन नहीं जाऊंगा। मैनेजमेंट करना कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे बहुत जरूरी है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा है परवेसिव। व्हाट डू यू मीन बाय परवेसिव? मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव मीन्स जो हर जगह एप्लीकेबल है, जो हर जगह एप्लीकेबल है। तो ये बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करे ताकि काम स्मूथली और एफिशिएंटली हो सके। नो ऑर्गेनाइजेशन वेदर स्मॉल और बिग कैन सर्वाइव विदाउट प्रॉपर एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। मतलब अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि भाई मैनेजमेंट तो सिर्फ मम्मा ही कर रही है, ये मैनेजमेंट तो हमारे फादर ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट किसी एक जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है। तो दैट मीन्स मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन। कहीं पे भी, अब हम बीएसटी पढ़ना स्टार्ट करें, आपने 11th में भी देखा होगा परवेसिव, कंटिन्यूअस, ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो परवेसिव कहीं भी आए तो हमें क्या समझना है कि ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मतलब जो बदलता रहता है, जो चेंज होता रहता है। आजकल तो लोग भी बदलते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं, आपने देखा ही होगा, है ना? आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इस बात पे। तो डायनेमिक मतलब अब मैनेजमेंट है, आजकल तो हर कोई बदल रहा है, तो मैनेजमेंट भी तो बदलेगा। तो मैनेजमेंट क्या है भाई? डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। अब मैं फिर से एग्जांपल दूंगी आपको मम्मा वाला, आप बोलोगे मैम आप तो पीछे बढ़ गए, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी मदर का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। कैसे? हमारी मदर के पास, चलो हम एक सिनेरियो लेते हैं, जैसे कि हमारी मदर ने काम करना स्टार्ट किया, सुबह का ब्रेकफास्ट, देन हमारा लंच, उसके बाद डिनर, बीच में झाड़ू पोछा बर्तन और ये सारी चीजें हो रही है ना? फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, एक एरा ऐसा आया जिसमें मेड का ट्रेंड चल गया, है ना? अब क्या होता है, हम मेड लगा लेते हैं, है ना? हर एक के घर में मेड होती है। तो उसके अकॉर्डिंग काम होता है। हमारी मदर को उतना काम नहीं मैनेज करना पड़ रहा, क्योंकि अब थोड़ा सा काम कौन मैनेज कर रहा है? हमारी मेड मैनेज कर रही है। तो ये क्या हुआ, मम्मा ने मैनेजमेंट में शिफ्ट ले आई मम्मा, और आधा काम कौन कर रहा है? मेड कर रहा है, बाकी मेड कर रही है, बाकी हमारी मम्मा कर रही है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? चेंजेस ले आए। तो मैनेजमेंट भी एक डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअसली अडैप्ट्स टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट सच एज न्यू टेक्नोलॉजीज, मार्केट कंडीशंस टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन रेलेवेंट एंड कॉम्पिटिटिव, ठीक है? हर चीज को अच्छे से करने के लिए मैनेजमेंट को अगर चेंज होना पड़े तो मैनेजमेंट मना नहीं करेगा, मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है? इसके लिए बच्चों हम बहुत प्रोफेशनल एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, पर लेकिन जब हम चीजों को बेसिक समझते हैं ना, तो हमें बेसिक एग्जांपल्स लेने ही जरूरी है, ठीक है? लास्ट हमारा है इंटेंजिबल प्रोसेस। इंटेंजिबल प्रोसेस मतलब क्या होता है? जिसको आप देख नहीं सकते, जो हमें नहीं दिखेगा। अब मैनेजमेंट, मैंने कहा कि भाई मैं तो पूरा दिन मैनेज करके थक गई, पर मेरे मैनेजमेंट को किसी ने देखा थोड़ी, मैं फील कर पाई उस चीज को, सारे काम अपने अकॉर्डिंग हो गए, पर लेकिन मैनेजमेंट को हम देख नहीं पाए। तो ये बहुत सच है कि मैनेजमेंट कोई थिंग नहीं है जिसको आप देख सको, टच कर सको, पर लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस को आप फील कर सकते हो इजीली। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सबको कि फीचर्स क्या है मैनेजमेंट के? सबसे पहला, मैनेजमेंट अचीव करने में हेल्प करता है गोल्स, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, परवेसिव है, डायनामिक फंक्शन है और इंटेंजिबल है। यहां तक किसी को भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और पूछ लेंगे, तो बहुत इजी काम है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमारा मैनेजमेंट है ना, वो मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज का नहीं होता, मैनेजमेंट अलग अलग चीजों का किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले लोग, पीपल, हम लोग, वर्क हमारा काम, और ऑपरेशन मतलब कोई भी, अगर हमने जो भी हमारा गोल है। अब मैं इसको एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि अब मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसके अंदर कोई भी काम है, XYZ कुछ भी है, ठीक है? तो मैंने काम शुरू किया। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए? लोग चाहिए, अकेले तो नहीं कर सकती ना सारा काम। अब मुझे क्या चाहिए? लोग। तो मैं किसको मैनेज करूंगी? लोगों को, कि भाई मुझे कितने लोग चाहिए, किस डिपार्टमेंट में किस लेवल के लोग चाहिए, ये सारी चीजें मैनेज करूंगी। तो वो हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल।
फिर उसके बाद मैं मैनेज करूंगी भाई काम कैसे कैसे कौन कौन क्या करेगा। मैंने स्ट्रेंथ इकट्ठी कर ली, अब मैं ये देखूंगी काम कौन कौन कैसे कैसे करेगा। तो जो भी एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन की वो ये हम सोचेंगे कि चलो ये सब काम है, हम इन लोगों में डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं करूंगी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इन दोनों चीजों को जो मैंने कंबाइन करके जो काम करवाना चाहा था, अब उसमें मुझे क्या करना है, वो होगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। दोबारा से करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एम्प्लॉयज तो देखो ब्लड है ऑर्गेनाइजेशन के भाई, उनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। तो द डेडिकेशन ऑफ वर्कर्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन प्लेज द की रोल इन इट्स सक्सेस। अगर मेरे पास कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है तो जब तक वो डेडिकेटेड नहीं है, काम नहीं होगा, तो मुझे लोगों को मैनेज करना है। फिर उसके बाद मुझे वर्क मैनेज करना है। जितनी भी एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन की, वो किसके टुवर्ड्स डायरेक्टेड होती हैं, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क करूंगी। फिर उसके बाद ऑपरेशंस की मतलब कंबाइन करा है जो हमने, वर्क विद पीपल दैट इज डिसाइडिंग व्हाट वर्क इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom। ये सब हमने जो करा जिस ऑपरेशन के लिए, फिर मैं उसको मैनेज करूंगी। यहां तक क्लियर है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अवर मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, सॉरी ये मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं है, ये मैनेजमेंट के पार्ट्स है कुछ, मतलब कि कंपोनेंट्स कह सकते हो आप। तो मैनेजमेंट के कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि मैनेजमेंट सबसे पहले, हाँ ये प्रोसेस भी है और इसके पार्ट्स भी हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट सबसे पहले हमें क्या कहता है भाई, प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट इस तरीके से चलता है। हमारे ये 5 कंपोनेंट्स है, 5 प्रोसेस है और ये स्टेप वाइज ही होते हैं। आगे जाके हम इसके बारे में एक एक चैप्टर अलग अलग है, सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। भाई प्लानिंग का मतलब है कि मैं कुछ करने वाली हूँ तो मुझे सोचना पड़ेगा ना कि मैं ये सब कुछ करने वाली हूँ, है ना। ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को मैं क्या करूंगी, ऑर्गेनाइज करूंगी कि भाई ये काम है इसके अंदर, ये काम है इसके अंदर, ये सब चीजें। फिर उसके बाद आएगा स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स क्या होता है, रिक्रूटिंग, है ना। हमें क्या करना है, लोगों को इकट्ठा करना ताकि वो हमारा काम करा सके। फिर उसके बाद आएगा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब मैं क्या करूंगी, लोगों को सबका काम डायरेक्ट करूंगी कि भाई आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है। फिर उसके बाद करेंगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है भाई, मेन रिजल्ट, है ना। अब मैं कंट्रोलिंग कर रही हूँ, इसका मतलब कि मैंने जो सोचा था क्या वो पूरा हो गया। तो कंट्रोलिंग की बात करें अगर, कंट्रोलिंग क्या है भाई, कि कंट्रोलिंग एक ऐसी चीज है जो हमारा एंड रिजल्ट बताती है कि जो हमने सोचा था क्या वो अचीव कर लिया, अगर नहीं करा तो क्यों नहीं कर पाए, और अगर कर लिया तो कौन से टेक्निक से करा। तो हमें ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए कंट्रोलिंग क्या होती है भाई, कि एक एंड रिजल्ट को चेक करना, मेजर करना कि हमने क्या करा है, हमें क्या करना था और क्या नहीं करना था। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आ जाता है कई बार कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, देखो ये हम आगे ही पढ़ेंगे, प्लानिंग और कंट्रोलिंग चैप्टर में पढ़ेंगे हम ये चीज पर, लेकिन मैं फिर भी छोटा मोटा एक हिंट दे देती हूँ। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है भाई, कि जो हम प्लान करते हैं, सबसे पहले शुरुआत किससे करी, प्लानिंग से करी ना, फिर उसके बाद एंड किससे किया, कंट्रोलिंग से। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के बिना काम नहीं करते। तो यहां तक आपको समझ में आया कि मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये लाइन वाइज ही होता है। अगर किसी भी इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, तो बहुत इजी काम है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं भाई, वो है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो हम करते ही जा रहे हैं, अब हम क्यों कर रहे हैं, चलो हमने कर लिया, प्रोसेस कर लिया, सब कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्यों, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है क्या। भाई अगर मैं काम कर रही हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना तो गोल पहले पूरा करवाएगा, ऑब्जेक्टिव अपना पूरा करवाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करने के लिए, दूसरा सोशल, सामाजिक, सोसाइटी का गोल पूरा करने के लिए अगर मैं मैनेजमेंट कर रही हूं तो मुझे कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी ध्यान रखना है ना। तीसरा पर्सनल गोल है कि भाई देखो अब मैं काम कर रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए, पर एट द एंड तो मैं किसके लिए काम कर रही हूँ, अपने लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। कि मेरे को मॉनेटरी नीड्स हैं, मेरे को स्टेटस चाहिए एक सोसाइटी में, तो बहुत सारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी हम काम करते हैं, तो वो हमारा होता है
पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यहां तक क्लियर है? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, चलो अब आगे वाली आगे उस पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के भी कुछ पार्ट्स है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इतना छोटा सा तो है नहीं। अगर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो किस लिए काम करेगी? सबसे पहली बात है सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए भाई? मार्केट के अंदर सर्वाइव तो करूं। अगर मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन खोली है तो मार्केट के अंदर चलनी भी तो चाहिए। ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि एक महीना खोली दूसरा महीना बंद हो गई, वो तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती ना। तो सबसे पहला मोटिव मेरा क्या है कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर मेरे को सरवाइव करना है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है? प्रॉफिट। अब भाई ऐसे थोड़ी बैठी हूँ दुकान खोल के, अपनी फर्म खोल के, ऐसे थोड़ी बैठे हैं। अभी हम क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रॉफिट। सॉरी, हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। अब चलो मैंने ऑर्गेनाइजेशन खोली 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर पर, लेकिन कभी तो आगे मुझे प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकूं, अपना घर चला सकूं, है ना। तो नेक्स्ट और प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? कि मैं प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करूं। नेक्स्ट क्या है भाई? ग्रोथ। अब ग्रोथ भी तो करनी है। एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही लेवल पे कब तक रहेगी? 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल। तो मुझे मेरा लास्ट मोटिव क्या है? मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कि फर्म को मैं मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट तक पहुंचा दूं, एक्सपैंड करूं उसको, बिजनेस को अपने, ताकि सब ग्रो कर पाए, मैं भी ग्रो कर पाऊं, लोग भी ग्रो कर पाए, है ना। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये सब याद रखेंगे और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लिख कर आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा है सोशल गोल्स। क्या है हमारे सोशल मोटिव? क्या है हमारा? सबसे पहला स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। भाई देखो, दुकानदार बनो, फर्म वाले बनो, ऑर्गेनाइजेशन वाले बनो, पर लेकिन एक इंसान भी बनो पहले, है ना। हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देनी है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की एक ऐसी क्वालिटी देनी है जो हर कोई अफोर्ड कर पाए, हर मतलब अच्छी क्वालिटी हमें प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को दो। हम ज्यादा से ज्यादा फर्म खोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब करने का मौका मिलेगा। उसके बाद एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स यूज करो ताकि भाई एनवायरमेंट को भी हार्म ना हो। अपना भी थोड़ा सा प्रॉफिट सोच लो भाई, अपने एनवायरमेंट का भी सोच लो, यही रहना है हमें, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें मत यूज करो जिससे हमारा एनवायरमेंट बहुत ज्यादा हार्म हो जाए, है ना। डोनेट सम अमाउंट इन चैरिटी। भाई देखो, कहने की बात है पर लेकिन करना तो चाहिए। चैरिटी में कुछ अमाउंट तो दो ताकि बेचारे गरीब लोगों का भला हो सके, है ना। तो कुछ अमाउंट ऑफ चैरिटी भी आपको करना चाहिए। छोटा करो, बड़ा करो, पर लेकिन अपने साइड से कोई सोसाइटल वेलफेयर करो। तो जहां भी आपको सोशल वर्ड दिखे ना बच्चों, तो आप ये सोच लेना कि हम यहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रहे थे। जो भी चीज सोसाइटी के वेलफेयर में काम आएगी वो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होगा। तो नेक्स्ट हमारा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भाई अब काम कर रहा है इंसान तो किसके लिए कर रहा है? अपने लिए कर रहा है ना। कुछ तो अपना भी सोचेगा इंसान, है ना। तो सबसे पहला है फेयर रेम्यूनरेशन। अच्छा, एक वर्ड आया रेम्यूनरेशन, दैट मींस सैलरी, पेड कोई भी चीज, है ना, मॉनेटरी चीज है ये। रेम्यूनरेशन मतलब हमें एक प्रॉपर अमाउंट मिलना चाहिए जो फेयर है, जितना हम काम कर रहे हैं उतना पैसा हमें मिलना चाहिए। नेक्स्ट है पीयर रिकॉग्निशन। पीयर कौन होते हैं? आस पड़ोस वाले, हमारे आस पड़ोस मतलब नेबर्स नहीं, मतलब जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद एक हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी है भाई। हमें क्या चाहिए कि एक अच्छा एनवायरनमेंट हो जहां पे हम काम कर सके, है ना। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अवर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो करते क्यों है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब पढ़ चुके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो एनवायरनमेंट को क्या बनाता है भाई? डायनेमिक। मैंने इसे कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपको बताया था कि ये क्या करता है एनवायरनमेंट को डायनेमिक। मतलब अगर कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कुछ भी चीज चेंज होती है और हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बदलाव करने की जरूरत है, तो मैनेजमेंट हमें उस चीज को अलाउ करता है कि हाँ आप बदलाव कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर सर्वाइव करना है एक डायनेमिक वर्ल्ड में, तो इट हैज टू अडैप्ट चेंजेस व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब भी जरूरत हो तो उनको क्या करना पड़ेगा? चेंजेस को अडैप्ट करना पड़ेगा, जो कि मैनेजमेंट अलाउ करता है। नेक्स्ट हमारा है रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की वेस्टेज को क्या करता है?
रिड्यूस करता है। मतलब अगर कोई भी चीज या कोई भी काम आप मैनेजमेंट से करोगे, तरीके से करोगे, तो आपके जो रिसोर्सेज है वो खराब नहीं होंगे, वेस्टेज नहीं होंगे, दो बार सेम काम नहीं कर दोगे, है ना। तो इससे क्या होता है कि गुड मैनेजमेंट फोकस करता है कि कम से कम वेस्ट हो रिसोर्सेज का, चाहे वो टाइम ही क्यों ना हो, मनी क्यों ना हो, या फिर कोई भी मटेरियल ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भाई पर्सनल ऑब्जेक्टिव अभी समझा हमने, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी हेल्प करता है अचीव करने में। मेरा अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ, तो मेरा कोई ना कोई तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव रहा ही होगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट अलाइंस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विद पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को किससे मिला देता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव से। तो इंसान ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल सोच पाता है और अपना भी अचीव कर पाता है। नेक्स्ट है फोर्थ है हमारा ब्रिंग हार्मनी टू वर्क। काम के अंदर क्या करता है, अच्छे से हार्मनी लेके आता है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जितने भी हमारी जो भी एम्प्लॉयज है हमारे, वो क्या करे, काम करे सिमिलर मैनर में, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल हम अचीव कर पाए। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट को सोसाइटल डेवलपमेंट तो करना ही है, मैंने भी ऑब्जेक्टिव में बताया था कि सोशल मोटिव भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है, ठीक है। तो मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है भाई, इंप्रूविंग सोसाइटी बाय सपोर्टिंग सोशल वेलफेयर। सपोर्ट करता है सोशल वेलफेयर को, क्योंकि उनको सोसाइटी के लिए भी तो काम करना है। जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं वही के लोग तो हैं जो आपका काम चलवा पाएंगे, चाहे वो जनता हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे आपके कोई भी लोग हो जिनके साथ आप काम कर रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिससे हमारा काम चल रहा है, कस्टमर, हमारे वर्कर्स, हम खुद, हम कहाँ पे रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं ना, तो सोसाइटी का वेलफेयर भी तो हमारा ही काम है। कौन करेगा सोसाइटी का वेलफेयर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैनेजमेंट में कवर हो जाता है। तो यहां तक आपके थे हमारे फंक्शंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट 3 लेवल्स में होता है, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है टॉप लेवल, दूसरा आता है हमारा मिडिल लेवल, और तीसरा आता है हमारा लोअर लेवल, ठीक है। मैनेजमेंट 3 तरीके के लोगों के साथ किया जाता है। आप इसमें देख ही रहे होंगे, सॉर्ट ऑफ पिरामिड है जिसमें 3 हमारे मैनेजमेंट है। लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या आते हैं, वो लोग जो कि डेली मैनेजमेंट ऑफ लाइन वर्कर्स को वो करते हैं। मतलब सबसे नीचे लेवल वाले जो लोग हैं वो है हमारे लोअर लेवल में। हमारे टॉप लेवल में कौन आएगा, जो भी डिसीजन लेता है हर एक काम का पूरी फर्म के अंदर, हमारे सीईओ, हमारे ओनर्स, ये सब। और मिडल कौन आते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग आउट गोल्स सेटअप बाय टॉप मैनेजमेंट। जो भी गोल्स टॉप मैनेजमेंट ने सेट करे हैं उनको कैरी ऑन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो अब नेक्स्ट हमारा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट ही खत्म नहीं हो रहा, पर क्या करें, पढ़ना तो है ना। तो मैनेजमेंट का नेचर मतलब किस नेचर का है, अच्छे नेचर का है, बुरे नेचर का। भाई वो वाला नेचर नहीं है कभी तुम सोच रहे हो अच्छा नेचर, खड़ूस नेचर, नो। मैनेजमेंट एक अपना आर्ट, प्रोफेशन है, साइंस। अब ये देखना है मैनेजमेंट आर्ट है, प्रोफेशन है या फिर साइंस है। आर्ट कोई भी चीज कब होती है, जब कोई चीज थोड़ी क्रिएटिव होती है। प्रोफेशन कब होती है, जब हमारे पास प्रॉपर किसी भी चीज की डिग्री होती है। और साइंस कब होती है, जब किसी चीज के अंदर लॉजिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। ये तो हमें सबको पता ही है। तो अब देखेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है। पता तो चले भाई मैनेजमेंट किस नेचर का इंसान है ना। तो अब आर्ट है भाई, आर्ट क्या होना चाहिए, आर्ट के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। भाई थ्योरी होना चाहिए उसके अंदर, अपना भी कुछ करोगे नहीं करोगे, पर्सनलाइज एप्लीकेशन होनी चाहिए, और बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, है ना। अगर कोई चीज साइंस है तो वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, मतलब जो भी काम करोगे वो प्रैक्टिस और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर होंगे, मतलब वही लॉजिक होना चाहिए ना, एक्सपेरिमेंट कर करके। और अगर कोई भी चीज प्रोफेशन है तो उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, भाई आप एंटर नहीं कर सकते, मतलब एंटर नहीं कर सकते इन द सेंस, जैसे मैं जो पढ़ा रही हूँ, आई एम अ टीचर, तो टीचर एक क्या है, प्रोफेशन है ना। अब मैं चाहूँ यार मेरा मन नहीं कर रहा अब पढ़ाने का, मैं सोच रही हूँ डॉक्टर बन जाती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ मैं? नहीं कर सकती ना, क्योंकि उसके लिए तो मेरे को प्रॉपर सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। तो एक प्रोफेशन चेंज करके आप दूसरे प्रोफेशन में नहीं घुस सकते। तो प्रोफेशन का एक रूल है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, डॉक्टर टीचर नहीं बन सकता और टीचर डॉक्टर नहीं बन सकता।
उसके बाद आपके पास प्रेजेंस होनी चाहिए प्रोफेशनल एसोसिएशन की। मतलब अब चलो मैं पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे पूछो कि मैडम आप पढ़ा तो रहे हो पर आप टीचर कैसे बने, आपके पास ऐसा क्या है जो आपको टीचर बताता है ना। तो हर एक कोर्सेज के क्या होते हैं, डिग्रीज होती है ना, अपनी सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो प्रोफेशन के अंदर प्रॉपर एक एसोसिएशन होती है जिसके थ्रू आपने वो डिग्री ली है, जिससे पता चलता है कि भाई हाँ आपने कुछ काम करा है। नेक्स्ट आपका है सर्विस मोटिव। आपका सर्विस मोटिव भी होना चाहिए। अब मैं टीचर हूं, मैं तुम्हें पेन थोड़ी बेच रही हूँ, बैठ के क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ ना, तो मेरी पढ़ाई क्या है, सर्विस है, मैं तुम्हें सर्विस दे रही हूँ। डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, दवाई तो देता है पर लेकिन सर्विस तो देता है, पहले बताता तो है क्या बीमारी है ना। तो कोई भी जो भी प्रोफेशन होगा वो आपको कोई सामान नहीं देगा, कोई आपको गुड प्रोवाइड नहीं करेगा, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा और उसका मोटिव हमेशा क्या रहेगा, सर्विस मोटिव। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई कोऑर्डिनेशन। भाई कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बना के चलना, है ना, जो आजकल लोगों में है भी और नहीं भी है ना। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल बना के चलना। तो अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है भाई, ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मनी टू देम। मतलब रिसोर्सेज को और हर चीज को साथ मिला के काम करना ताकि काम बहुत अच्छे से हो सके। तो कोऑर्डिनेशन का एक छोटा सा वर्ड याद रखना, दैट इज तालमेल। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन की फीचर और इंपॉर्टेंस। देखो इंपॉर्टेंट है, एक ना एक टॉपिक तो इसमें से पेपर में पूछा ही जाता है और ज्यादातर इंपॉर्टेंस ही आती है। ठीक है, फीचर्स क्या है इसके, कोऑर्डिनेशन भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज अपने कलीग के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया कल नहीं करूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट की तरह कॉन्टिन्यूअस ही है, इसको भी कॉन्टिन्यूअसली करना पड़ता है। देखो अब मैनेजमेंट वाले एम लिखती जा रही हूं, मैनेजमेंट वाले सेम फंक्शंस है तो याद रखना। फिर परवेसिव भी मैनेजमेंट वाला ही है कि भाई हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रुप एफर्ट्स लगता है इसमें, मैनेजमेंट में भी ये भी सेम है। कोऑर्डिनेशन में भी ग्रुप एफर्ट चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना है, और इसमें भी। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप किसी फर्म में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे, अच्छे से काम करोगे, तालमेल बना के काम करोगे, मिलजुल के काम करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, मतलब कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तभी तो कोऑर्डिनेशन होगा ना। फिर उसके बाद है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मीन्स जैसे हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच में करवाना है। जो हमारे अलग लेवल पे लोग हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, जो नीचे वाले लोग हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इससे पता चलता है कि हमें स्पेशलाइज लोगों में कोऑर्डिनेशन करवाना है। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इससे क्या पता चलता है भाई, फंक्शनल डिफरेंशिएशन भी पता चलता है कि किसके अलग अलग फंक्शंस है और किस हिसाब से कौन कौन काम करेगा। तो ये सब कौन बताता है, हमारा कोऑर्डिनेशन। क्लियर है, तो भाई आज का ये टॉपिक तो यही खत्म हो गया, हमारा पूरा मैनेजमेंट कवर हो गया इस वीडियो में। थोड़ी सी लेंदी हो गई वीडियो क्योंकि आज एक तो हमारी पहली क्लास थी, ऊपर से हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा कि परवेसिव क्या होता है। जब हम इस चीज से गो थ्रू करेंगे और हम इसमें नॉर्मल हो जाएंगे ना तो थोड़ा जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट होएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का कवर करवा दिया। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है किसी भी वर्ड में, छोटे से छोटा वर्ड हो, आप मुझसे पूछ सकते हो बिना झिझके। कोई ये नहीं है कि भाई ये तो छोटा सा वर्ड है, मैम क्या सोचेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में कोई सा भी वर्ड, कोई भी लाइन, कोई भी टॉपिक दोबारा पूछ सकते हैं और हम आपको उसी का रिवर्ट उसी टाइम दोबारा से देंगे। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यही थी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, कनेक्टेड रहेंगे तो बोर्ड तक आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशंस हो जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा प्लीज, और टाइम टू टाइम हर चीज को देखिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।